जिंदगी का असली मजा तो तब आता है जब दुश्मन भी आपसे हाथ मिलाने के लिए बेताब रहे। गाइस, आप जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप जानते हैं कि काफी सारे लोग जो होंगे वो आपको आज की डेट में इग्नोर करते होंगे। राइट, आपके शायद दुश्मन भी होंगे। राइट, जो आपको कई बार जो है वो क्रिटिसाइज करते होंगे काफी सारी चीजों के लिए, मजाक उड़ा देते होंगे। होता है, काफी सारे लोगों के साथ होता है ऐसी कुछ चीजें। ऐसी कुछ फेजेस से लोग जो है वो निकलते हैं। कई बार फैमिली के अंदर ही काफी सारे लोग जो है वो आपसे सही से बिहेव नहीं करते हैं। जिस दिन नाम के आगे आईएएस आईपीएस लग गया, उस दिन बस ये समझ लेना आप कि जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, आपके दुश्मन हैं, वो भी हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े रहेंगे। तो इसलिए दम लगाकर मेहनत करो, एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि यही वो एग्जाम है जो आपको सब कुछ दिलवाएगा जो आप चाहते हो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। सो हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर की अभी शुरुआत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। प्लीज मुझे बता दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं, आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स, आप यूट्यूब पर ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर चेक करिए, आपको एक प्राइवेट ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से जो है वो आप हमारे साथ प्राइवेट ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं। लाइव सेशन पे रोज सुबह 9 बजे जो है वो आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अनअकैडमी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये जो डेट है 29 मई 2022, अलार्म लगा लो अपने फोन पे, इस डेट का रिमाइंडर सेट कर लो। 11 बजे का टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे लिंक का यूज करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को एनरोल कर दो, क्योंकि इस दिन आपका एक टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पर, और ये करंट अफेयर्स का स्पेशल टेस्ट होगा। और ये गेमीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस का मेगा कॉम्बैट है। टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं वो करंट अफेयर्स के आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन। 250 लकी पार्टिसिपेंट को अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रुपए तक। और इवन ये जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट अवेलेबल होगा। कभी भी अनअकैडमी कोड मांगे तो उसको क्या देना है, झासर, JHASIR। और प्रीलिम्स का रिवीजन कार्निवल भी जो है वो चल रहा है, तो इसमें भी आप जो है वो एनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको 50% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है अनअकैडमी में। और आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी चीजें अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है। और देखिए, मंडे टू फ्राइडे रात में 7:30 बजे 20 MCQ होते हैं। 20 MCQs का एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। आप जानते होंगे प्रशांत धवन जी को, राइट, काफी फेमस है। वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, वो भी अनअकैडमी का ही, आपको पता होना चाहिए। तो उस पर ये प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी आप इनको भी जानते हैं, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर जी, तो इनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलती है हर सैटरडे शाम में 5 बजे। तो ये सब अनअकैडमी का है, कुछ चीजें जो आपको बतानी थी। तो फटाफट एनरोल कर लो अनअकैडमी में अपने आप को। चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 25 मई 2022 है, राइट। तो हेडर की न्यूज में हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि सनफ्लावर सोयाबीन ऑयल्स, यानी कि जो खाने का जो तेल होता है ना, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी है सरकार ने। किस लिए खत्म करी है, तो आगे चल के इस बारे में चर्चा करेंगे। वैसे एक बेसिक सी चीज बस ध्यान में रखो कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो जो लोगों के ऊपर जो बर्डन बढ़ रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटा दी है। अब आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था। किससे रिलेटेड था उदयपुर डिक्लेरेशन? कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म लाने से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म लाने से रिलेटेड। कांग्रेस अपने स्ट्रक्चर में सुधार कर रही है, राइट, कि जिससे कि अगला इलेक्शन वो जीत सके। तो इसके लिए वो टास्क फोर्स जो है वो सेटअप कर रही है। तो इसको लेकर ये न्यूज थी छोटी सी। यस। और इसके अलावा मेकर्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के, जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उनको कहा गया कि वो इंश्योर करेंगी 60%, कम से कम 60% ई वेस्ट जो है वो रिसाइकल किया जाए 2022-2023 से। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी स्पोर्ट न्यूज ये आपके लिए काम की नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। फिर इसके अलावा आइए देखिए क्या है पहली इंपॉर्टेंट न्यूज में हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है। क्वाड क्वाड ग्रुप के बारे में आप जानते हैं। क्वाड ग्रुप में कौन सी कंट्रीज आती है, बताइए जरा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स।
तो आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो है वो क्या हुआ है, अभी रिसेंटली हम लोग को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक मीटिंग जो है वो देखने को मिली है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। एक एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट किया गया है। क्या नाम है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, कोई मुझे बताएगा क्या नाम है? जल्दी बताइए, कल ही मैंने जो है आप लोग को पढ़ा है, फटाफट जो है वो बताइए, बिना देरी जो है वो किए फटाफट बताइए, जल्दी बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। कल मैंने एक क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा था इसी चीज से रिलेटेड, कि बताइए यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है जिस पर इंडिया ने भी जो है वो पार्टिसिपेट किया। क्या नाम है? कल एक क्वेश्चन भी जो है वो आपके पास आया था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। यस, वेरी गुड ज्योति जी, वेरी गुड। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ट्राई किया करो फटाफट आंसर करने की। तो आप जानते हैं कि जापान में इसकी मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई। तो इस मीटिंग के दौरान जो है वो हम लोग को देखने को मिला कि काफी कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ। जैसे कल में मैंने आपको जो है वो बताया था इसके 4 पिलर्स के बारे में, आपको इसके 4 पिलर्स जो है वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। काफी कुछ चीजों के बारे में जो है वो यहाँ पर डिस्कशन हुआ। जैसे एक-एक करके हम लोग बात करें, इन्होंने कहा कि वैक्सीन प्रॉपर टाइम पर जो है वो डिलीवर होनी चाहिए, वैक्सीन का सप्लाई जो है वो सभी कंट्रीज को मिलना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन को लेकर इन्होंने चर्चा करी, सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको लेकर इन्होंने चर्चा करी, डिजास्टर के रिस्पॉन्स में जो है वो चर्चा करी, यूक्रेन का जो क्राइसिस है, हमने हालांकि यूक्रेन के क्राइसिस को उठाया नहीं, बट दूसरी कंट्रीज ने यूक्रेन के क्राइसिस को जो है वो उठाया। चाइनीज मिलिट्री का जो हम लोग को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है या इंटरफेरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, तो उस पर भी जो है वो चर्चाएं हुई। राइट, म्यांमार के अंदर आप जानते हैं कि मिलिट्री रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है, खूब जो चल रहा है, तो उस पर जो है वो चर्चाएं हुई। राइट, और फिर हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया और दूसरी कंट्रीज ने कॉन्ग्रेचुलेट किया नए इलेक्टेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को, एंथोनी एल्बनीज को। तो इनका नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। राइट, इसके अलावा ये चीज आपके लिए काम की है, डार्क शिपिंग। तो क्या है ये डार्क शिपिंग? तो कहा गया कि कंट्री इस समिट के अंदर ये लॉन्च करी इन्होंने एक मैरीटाइम इनिशिएटिव जिसके थ्रू ये ट्रैक करेंगे डार्क शिपिंग को। देखिए गाइस, ये लिख लो, ये नाम लिख लो। कल मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में जो है वो ऑलरेडी पढ़ा दिया था। आज आप जो है वो लिखिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। क्या है? इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। नाम से क्या समझ में आ रहा है? मैरीटाइम, समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड ये हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? एक इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। और ये किस चीज के लिए है? ये ट्रैक करने के लिए है डार्क शिपिंग को। तो क्या होती है डार्क शिपिंग? सिंपल शब्दों में हम लोग समझते हैं डार्क शिपिंग। डार्क शिप ऐसे वेसल्स होते हैं जिनमें ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो कि एक ट्रांसपॉन्डर सिस्टम होता है, ये बंद कर दिया जाता है, जिसके तहत ये शिप जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। और ये क्रूशियल मैरीटाइम पैक्ट जो है वो क्वाड मेंबर कंट्रीज के बीच में हुआ था, जिसके तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी को बढ़ावा देना था। और इसी क्वाड के इनिशिएटिव को, डार्क शिप वाले इनिशिएटिव को हमने जो है वो एक्सपेंड कर दिया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ या फ्रेमवर्क के साथ। जो ये हम लोग को एक नया फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में। समझ में आई आपको पूरी बातें? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और लिख लेना है। इससे रिलेटेड जो है वो नोट्स बना लीजिए, ये वाला नोट ये बना लिया सभी लोगों ने, इससे रिलेटेड नोट। तो ये चीज है डार्क शिपिंग वाली। ठीक है, डार्क शिप क्या होता है ये आपको पता लग गया। और इस क्षेत्र में जो है वो किस चीज पर टारगेट किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सिक्योरिटी को जो है वो एनहेंस करना है, बढ़ावा देना है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब ये मीटिंग इनकी चल रही थी तो उस दौरान रशिया और चाइना के कुछ जेट्स भी ऊपर से निकले थे। होता है, कंट्री इस प्रकार की हरकतें जो है वो करती है, नो डाउट। जब भी कहीं भी मतलब थ्रेट देने के लिए, डराने के पर्पज के लिए, तो ऐसा होता रहता है। ऐसी हरकतें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखने को मिलती रहती है। इंडिया और यूएसए जो है वो मिलकर काम करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बीच में जो है वो बढ़ाएंगे। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। राइट, एक छोटी सी अपडेट थी, ज्यादा कुछ नहीं है। और ये वाली चीज भी हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली न्यूज कि पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला, गाइस ये जो है वो एक करप्शन के मामले में जो है वो अटक गए हैं। इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई चल रही है, इनको कैबिनेट से भी जो है वो हटा दिया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट से भी जो है वो हटा दिया गया। उतना कुछ खास नहीं है टॉपिक, बट फिर भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रंट पेज पे था, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
बाकी अमरनाथ की यात्रा में और भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, श्रद्धालु को ऐड किया जा रहा है। चलिए, और अभी आपको एक और चीज पता है, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर क्या चल रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। तो उस डिस्कशन के दौरान जो है लोकल सप्लाई चेन के बारे में जो है वो चर्चा करी। लोकल सप्लाई चेन की कंट्री जो है वो आत्मनिर्भर बने, तो इसके बारे में जो है वो चर्चाएं हुई। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा ये चीज कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को मजबूत बना रही है, राइट? और आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू, और हम लोग डोमेस्टिक सप्लाई चेन पर मेनली काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ही प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो, जिससे कि हम अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर सकें, डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल कर सकें, प्लस पूरे दुनिया भर में भी सपोर्ट कर सकें, राइट? सप्लाई करके। तो ये चीज जो है वो उन्होंने कही, और मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया काफी सारे फैक्टर्स, जैसे कोविड-19, सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है, यूक्रेन का जो क्राइसिस है, राइट? कंटेनर की जो शॉर्टेज है, ये अफेक्ट कर रही है पूरे दुनिया भर में बिजनेस को पिछले 2 साल से। तो ये वाला, ये कुछ फैक्ट आप मेंस के लिए जो है वो उपयोग कर सकते हैं कि पिछले 2 साल से वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें तो आई थिंक आपको याद हो गई होंगी। अच्छा, इसके अलावा वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मस्जिद, इस ज्ञानवापी केस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है ना। ज्ञानवापी केस में जो है वो अब सुनवाई होगी किनकी तरफ से? मस्जिद कमेटी की तरफ से, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, तो इनकी तरफ से जो है वो सुनवाई होगी। तो इसको लेकर ये टॉपिक था। और ज्ञानवापी की कोई ऐसा है अपने साथ जुड़ा हुआ जिसको ज्ञानवापी केस के बारे में बिल्कुल नहीं पता? तो नहीं पता तो तुरंत बताइए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि न्यूज जो है गाइस लगभग 15-20 दिन तक ऐसी चलती रहती है कंटिन्यूअसली, राइट? तो इस पर मैंने काफी अच्छे से ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आप लाइव सेशन में बताएंगे, मैं फिर से बता दूंगा शॉर्ट में, और पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। बिल्कुल वाराणसी से रिलेटेड है ये। वहां पर शिव जी की पिंडी जो है वो मिली थी, शिवलिंग जो है वो मिले थे, तो उसको लेकर विवाद था, राइट? रिलीजन को लेकर ये इशू है। अच्छा, अब देखो ये फोटो आई है, फोटो में जो है वो क्लियर किया जा रहा है रास्ता, बट आपको इसमें किस चीज पर ध्यान रखना है? केदारनाथ और यमुनोत्री जो मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है वो गढ़वाल हिमालयस पे है, गढ़वाल हिमालयस, राइट? तो ये हिमालय का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि यहाँ पर केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर है। अच्छा, अभी कुतुब मीनार को लेकर भी यही मामला जो है वो चल रहा है। कह रहे हैं कि कुतुब मीनार के आसपास के क्षेत्र को वो किया जाए, खुदाई जो है वो उसकी की जाए। यहाँ पर काफी सारे मंदिर हैं, राइट? जैन मंदिर है, राइट? और हिंदू मंदिर है। तो जैन मंदिर और हिंदू मंदिर की रिस्टोरेशन के लिए जो है वो डिमांड की जा रही है। तो अभी हुआ ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्लियरली कह दिया है कि यहाँ पर कोई साफ सफाई जो है वो नहीं की जाएगी, किसी प्रकार से खुदाई वगैरह नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की रिस्टोरेशन एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट नहीं की जाएगी। जैसी कुतुब मीनार है वैसी की वैसी ये रहेगी, राइट? तो ये एक फैक्ट था छोटा सा जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। प्राची जी, मुझे एक चीज ये बताओ, प्राची जी का एक क्वेश्चन है कि टेम्पल का नाम जो है वो काशी विश्वनाथ जो है वो क्यों है? वो तो वाराणसी में है, वो काशी से रिलेटेड है क्या? आप मुझे एक चीज सिंपल सी ये बताओ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगते हैं यूपीएससी आपसे पूछेगी? देखो गाइस, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, काफी सारे लोग जो हैं जिन्होंने आपको मेरे ख्याल से शायद बोला होगा कि यूपीएससी के अंदर जो है वो क्वेश्चन आते हैं कि अजीब-अजीब टाइप के, राइट? उल्टे-सीधे क्वेश्चन, कि लोकसभा के अंदर ग्रीन कारपेट क्यों है, राज्यसभा के अंदर रेड कारपेट क्यों है? गाइस, मैं आपको बता दूं ये यूपीएससी का एग्जाम है। दे वांटेड एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉम यू। आपको अपनी पर्सनालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ बनानी है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में जो है वो अटकना नहीं और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट है ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए, तो अलग से मतलब पढ़ाई, आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर आराम से बैठ के पूरे क्वेश्चन को सर्च किया करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपकी प्रिपरेशन के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस। और टेंशन नॉट, अभी 13 जून से आपकी जो क्लासेस शुरू होंगी जनरल स्टडीज की, तो उसमें मैं ऑलरेडी जो है वो आपका सबसे पहले दिन आपका सिलेबस ही डिस्कस करता हूँ, और उसमें हम टारगेट करते हैं कि हम बिल्कुल सिलेबस पर ही सीमित रहें। जो चीज सिलेबस में है, जो चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रही है, उस पर ही हम सीमित रहें। अननेसेसरली पजल्स में अपना समय बर्बाद ना करें। गेटिंग इट प्राची जी? तो इसके बारे में आप सर्च करना और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता देना, दूसरों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अननेसेसरली क्वेश्चन में इस तरीके के पजल में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, राइट? चलो, आपको इन्वॉल्व होना है तो इन्वॉल्व हो, बिल्कुल इस चीज में इन्वॉल्व हो। प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 क्या कहता है? कुतुब मीनार के बारे में जानो। उस दिन मैंने आपको कुतुब मीनार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बनाए थे, ये आपको जानना है कुतुब मीनार से रिलेटेड कि भैया कुतुब मीनार जो है वो उसके बिल्डअप में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो ये बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। दीज आर द क्वेश्चंस
दैट यू हैव टू डील विद। अब ये देखो, एक चीज ये भी हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि आपने अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जो है वो चर्चा करी, जगन्नाथपुरी का मंदिर भी जो है उसके बारे में भी जो है वो काफी सारी बातें जो है वो बताई जाती है। जगन्नाथपुरी है या फिर ये कोणार्क का सन टेम्पल हमें देखने को मिलता है कि वहां पर यमराज जो है वो नहीं आते, मेरे ख्याल से जगन्नाथपुरी यमराज अंदर नहीं आते। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग में आया तो दिमाग तो अपना कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है कि भाई क्या है वहां पर यमराज क्यों नहीं आते, उसके पीछे की कथा बताइए। क्या यूपीएससी आपसे उसके पीछे की कथा पूछेगी? नहीं ना। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक और सिलेबस पे सीमित रहो, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। राइट, चलिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये चीज कही कि कुतुब मीनार जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है। राइट, इस स्ट्रक्चर को एज इट इज रखा जाए, हेरिटेज स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये पहले पेज के अंदर इतनी न्यूज थी जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आप ऑलरेडी जानते हो कि दिल्ली के अंदर 150 इलेक्ट्रॉनिक बस जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं। राइट, तो ये वाली चीज भी आपको पता है। सेकंड पेज सिटी से रिलेटेड है। और ये एक और चीज है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संती श्री धूलीपुड़ी पंडित, इनको जो है वो श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये बस ये बेसिक चीजें याद रखने वाली बात नहीं है, बस जनरली आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ इसमें काम का नहीं है आपके लिए। थर्ड पेज आपका स्टेट का है, स्टेट से रिलेटेड पूरी की पूरी न्यूज जो है वो पॉलिटिकल हम लोग को देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड न्यूज है। नेक्स्ट पेज, फोर्थ वाला पेज भी जो है वो स्टेट का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये यहाँ पर ये एक चीज जो है वो आपके लिए काम की है। क्या है? गोरखलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। गोरखलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन बनेगा कि ये गोरखलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ से एसोसिएटेड है, कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है गोरखलैंड? तो वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो काफी समय से जो है वो चल रहा है। राइट, ये मुद्दा। और इसके अलावा इलेक्शन जो है वो हर 10 साल में जो है वो कंडक्ट, मतलब 10 सालों के बाद जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करने की बात की जा रही है। बट अभी भी जो है वो विवाद चल रहा है, क्योंकि एक सेपरेट टेरिटरी जो है वो चाह रहे हैं। राइट, तो ये इशू जो है वो वेस्ट बंगाल का काफी पुराना हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, गोरखलैंड। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? कौन से नाम चेंज हो रहे हैं अमित कुमार जी? कहां पर नाम चेंज हुआ है अभी बताइए? कौन सी न्यूज के बारे में आप बात कर रहे हो नाम चेंज करने की? अब ये वाला पेज जो है वो अपॉर्चुनिटी वाला हम लोग को देखने को मिल रहा है। कल पढ़ा था ना अपन ने इस चीज के बारे में। तो ये नाम चेंज करने की बात नहीं की जा रही है, नाम चेंज करने की बात नहीं की जा रही है। ये बात की जा रही है रिकॉग्नाइजेशन की। ज्ञानवापी मस्जिद में नाम चेंज नहीं किया जा रहा भैया, रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद है, बट उस मस्जिद के अंदर भगवान शिव की मूर्ति है, तो हमें वो मूर्ति वाला पार्ट जो है वहां पर मंदिर बनाने को दिया जाए। तो ये विवाद चल रहा है, और ये बहुत जोरों शोरों से विवाद चल रहा है। 1-2 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल के अंदर, याद आ रहा है? तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना अमित जी, नाम चेंज करने की बात नहीं है, इट इज द पॉइंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। दे वांटेड रिकॉग्नाइजेशन, उनको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, उनको अपना मंदिर चाहिए। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस जगह पर हमारा मंदिर है, और जहां पर आपने मस्जिद बना ली है, गिव बैक आवर मंदिर, हमारा टेम्पल वापस करो। बट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ्रीज कर दिया गया 1947 तक, जो भी चीजें वो एज इट इज रहेंगी, उसके बाद से कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं लाया जाएगा। राइट, तो आपको इस चीज पर फोकस करना है। यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ऑफिसर्स बन रहे हो, तो ऑफिसर्स बन रहे हो तो कानून पर आपको स्पेसिफिक होना है। कॉमन मैन की मेंटालिटी से आप लोग को अब दूर जाना है। कॉमन मैन जो है वो कॉमन तरीके से चीजों को देखते हैं, बट आपको एक ऑफिसर के नजरिए से चीजों को देखना है। कहेंगे, चलिए। अब देखिए, ये वाला टॉपिक आपको कुछ याद आ रहा है? जीएसटी से रिलेटेड कुछ दिनों पहले हमने जो है वो डिस्कस किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया था कि जीएसटी जो काउंसिल है, ये कौन सी बॉडी हम लोग को देखने को मिल रही है? ये ये एक ऐसी बॉडी है जो सेंटर और स्टेट्स दोनों को मिलाकर बनाई गई है, जीएसटी काउंसिल। दोनों का इसमें रोल है, और इस बॉडी का जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल जो भी अपना रिकमेंडेशन देगी वो नॉन बाइंडिंग नेचर का होगा। अब डर इसी को लेकर है, अगर इस प्रकार की बात जो है वो कही गई है, जो प्रिंसिपल है वन नेशन वन टैक्स का, जो मंत्र हम लोग को देखने को मिलता है, प्रिंसिपल देखने को मिलता है, वो हैम्पर होगा। तो इसके बारे में अपन करीब 3-4 आर्टिकल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं।
तो इसकी आपको एक ऑलरेडी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोनों ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके पास इक्वल पावर है जीएसटी से रिलेटेड, राइट? जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने के बारे में दोनों के पास इक्वल पावर है। गुड्स और सर्विस टैक्स काउंसिल के रिकमेंडेशन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडरी होते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी रिजीम को 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये चीज लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर, जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी? 101st। ये चीज डायरेक्टली आ सकती है। कब आई थी? 2017। और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरे इंडिया के अंदर यूनिफाई किया गया था कि पूरी कंट्री में एक समान टैक्स लगेगा, एक समान जीएसटी लगेगा, यानी कि वन नेशन वन टैक्स। ये भी लिख लीजिए, वन नेशन वन टैक्स का मंत्र जो है वो फॉलो करने की बात की गई थी। इसमें हुआ यह था कि स्टेट लिस्ट जो 7वां शेड्यूल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती है गाइस, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? स्टेट के पास। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास होती है। बट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर अगर कोई विवाद होता है सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में, तो सेंट्रल प्रिवेल करेगी, मतलब सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो टॉप पर रखा जाएगा। तो अल्टीमेट मोर पावरफुल बॉडी कौन है? सेंटर, राइट? तो 7वां शेड्यूल जो हम लोग को देखने को मिलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 7 शेड्यूल, तो इसके अंदर जो स्टेट लिस्ट थी उससे उससे निकालकर काफी सारे सब्जेक्ट जो है वो या तो अमेंड कर दिए गए या तो डिलीट कर दिए गए, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स वाला मंत्र जो है वो उसको अपनाना था, राइट? तो ये एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा आर्टिकल 246 ए के बारे में भी थोड़ी सी जो है वो जानकारी रखिएगा। जीएसटी जो है वो मतलब जीएसटी जो है वो इंसर्ट किया गया था एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल के तहत, जिसका नाम है आर्टिकल 246 ए। तो आर्टिकल 246 ए किससे रिलेटेड है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, याद रखिएगा। फिर 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको बता दिया, इसने एक और आर्टिकल शामिल किया, आर्टिकल 279 ए, जिसके तहत जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी काउंसिल के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस होते हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं हर एक स्टेट गवर्नमेंट के। और काउंसिल जो है उसको पावर दी गई कि काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशन दे यूनियन और स्टेट्स को अलग अलग मामलों से रिलेटेड, कि कितना जीएसटी का रेट होगा, क्या स्लैब होगा, किस प्रकार से स्टेट का रोल होगा जीएसटी के मामले में, कैसे जीएसटी को कलेक्ट करना है, मतलब सब कुछ ये काउंसिल बताएगी, राइट? जीएसटी से रिलेटेड, राइट? और इसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो रिकमेंडेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये जो होगा वो एडवाइजरी होगा। रिकमेंडेशन मतलब एडवाइजरी, राइट? फॉलो, भाई देखो क्या होता है, सामने वाला आपको रिकमेंड करता है, जैसे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, राइट? जिसको फॉलो करना है वो फॉलो करेंगे, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेंगे, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। जो फॉलो करेंगे उनके लिए अच्छा है, जो नहीं करेंगे कोई बात नहीं, कुछ समय बाद करना शुरू करेंगे, क्योंकि करना तो एक स्ट्रेटेजी के थ्रू ही है, राइट? तो इट इज नॉट बाइंडिंग। बट हाँ, बट जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो इट विल बी बाइंडिंग, कि जो आपसे कहा जाएगा वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट पैटर्न पर हम चीजें जो है वो कवर करवाते हैं। जो चीज कही जा रही है वो चीज करनी ही पड़ेगी, राइट? उसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। चलिए, आर्टिकल 279 ए जो है ये क्या बोलता है? directed the establishment of a mechanism to adjudicate disputes between governments on decision taken by the council, suggested that those government would in fact be bound by any advice rendered to them। अब देखिए एक और चीज करी इसके अंदर, जिस चीज को जो है वो क्लियर कर दिया कोर्ट ने कि नहीं, ये चीज जो है वो ऐसी मानी नहीं जाएगी, कि जीएसटी काउंसिल के अंदर ये भी है, एक पावर और है। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में विवाद होता है तो उसका निपटारा भी जीएसटी काउंसिल करेगी अंदर ही, इंटरनली। अब देखो, जब भी कोई विवाद का निपटारा होता है, दैट मींस जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है वो क्या है? वो बाइंडिंग हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? भाई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आया मध्यस्थता करवाने के लिए, तो जब तीसरे व्यक्ति ने इंटरव्यू किया, उसने बोला कि नहीं यार तुम सही हो तुम गलत हो, राइट? तो वो चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है सबके सामने कि हाँ यार चलो ये गलत है, चलो ठीक है, ये फाइन जो है वो इम्पोज करते हैं, जो भी एक्स वाई जिस प्रकार का भी विवाद है। तो वो क्या होता है? तो ऐसी एडवाइस जो होती है कई केस में हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बाइंडिंग नेचर की वजह से। तो वो यही कहा जा रहा है कि अभी तक क्लैरिटी जो थी वो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड सिर्फ एक बाइंडिंग टाइप की थी, बट अब कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, बाइंडिंग नहीं है, अगर स्टेट नहीं चाहती है तो वो नहीं होगा।
और इसी को लेकर डर है कि इसी के कारण हमारी कंट्री का जो फेडरल सिस्टम जो है वो कहीं हैम्पर ना हो जाए, वो कहीं डैमेज ना हो जाए। बात समझ रहे हो? इसकी गंभीरता को समझो आप। ये टॉपिक कुछ दिनों बाद फिर से रिपीट हुआ है, तो फिर से अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना है आप लोगों को। जो जजमेंट था मोहित मिनरल्स के केस में हम लोग को देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसमें यही चीज कही गई कि स्टेट जो है उनको अभी तक ये लगता था कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग है, बट अब ऐसा नहीं है। और यूनियन जो है, हालांकि यूनियन को एक लार्जर शेयर जो है वो दिया हुआ है इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। जब हम लोगों ने अगर हमारे साथ बैच में पहले जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमने इंडियन पॉलिटी को जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको हर एक पॉइंट इसका इस तरीके से बताया था, जब हम फेडरलिज्म के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे स्पेशली, कि हमें हर जगह पर स्टेट को तो मिल रहा है, पता लग रहा है कि स्टेट को पावर दी गई है, बट अल्टीमेट पावर किसके हाथ में? सेंटर के हाथ में। आपको हर जगह नजर आएगा कि अल्टीमेट पावर आपको सेंटर के हाथ में ही नजर आएगी। तो लार्जर शेयर जो है वो पावर का किसके पास है? सेंटर के पास हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड देयर आर अदर एरियाज वेयर इक्वल रिस्पांसिबिलिटीज वेस्टेड। कुछ एरियाज में इक्वल रिस्पांसिबिलिटी भी दी हुई है। और आर्टिकल 246 ए जो इंट्रोड्यूस किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये भी इसी प्रकार का एक क्लॉज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, दोनों को इक्वल पावर देने की बात कर रहा है। और प्रोविजन के अंदर प्रोवाइड ये किया गया है कि यूनियन और स्टेट दोनों को जो है वो पावर दी जाएगी जीएसटी बनाने के लिए, राइट? जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने के लिए। और ये कोई भी दोनों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। और आर्टिकल 279 ए जिसने स्टैब्लिश किया जीएसटी काउंसिल को, ये ट्रीट करता है कि काउंसिल का जो डिसीजन है वो रिकमेंडेशंस के आधार पर होना चाहिए, राइट? वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। और जीएसटी काउंसिल क्या है? एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है जिसके रिकमेंडेशन जो है ये ट्रांसफॉर्म करते हैं लेजिस्लेशन में, मतलब कि जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर आप कानून जो है वो बनाते हो। ये चीज यहाँ पर मतलब एडिटोरियल के दौरान हमें देखने को मिली। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री है कि वो इंडिपेंडेंटली जीएसटी से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। एंड इट इज पॉसिबल दैट दिस माइट लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग टैक्सेशन रिजीम विद द आइडिया ऑफ वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स। तो आपको पता है कि ये जो मंत्र है वन नेशन वन टैक्स का, तो ये हैम्पर हो जाएगा अगर स्टेट जो है वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली अपने लिए कानून बनाना शुरू करेंगे। ये पूरा आर्टिकल सभी को समझ में आया? पूरे पॉइंट्स क्लियर हुए? जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया 279 है और 246 है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। जो ऑथर जो थे इनका नाम जो है वो सुहृत पार्थ सारथी, ये एडवोकेट हम लोग को देखने को मिल रहा है मद्रास हाई कोर्ट के, तो इनका है ये। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक प्रकार से। ये बेसिकली इसमें आपको थोड़ा सा सेक्शन 153 ए आईपीसी का और सेक्शन 295 ए आईपीसी का, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? क्योंकि ये जो सेक्शन है इसका उपयोग जो है वो बहुत गलत हो रहा है, बुरी तरह से हो रहा है। बट सर वन नेशन वन टैक्स, हाँ यूनिटरी मॉडल ही शो कर रहा है। यस, हाँ यूनिटरी मॉडल शो कर रहा है ना, तो उसमें क्या, उसमें मतलब क्या प्रॉब्लम है? मतलब आपको क्या कंफ्यूजन आ रहा है बताओ? सर जो डिस्कस किया है, हाँ हाँ बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। फेडरलिज्म की तो फिर आप डेफिनेशन गलत जो है वो कर रहे हैं। देखो, ध्यान सुनो मेरी इस बात को। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्या फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट सेपरेशन की बात करता है या फिर मिलाने की बात करता है, कॉपरेशन की बात करता है? हम बात करते हैं ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये नाम सुना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? समझ में आ गया? क्लियर हो गया रंगीरी? आई थिंक कि आप कंफ्यूज हो गए थे सेपरेशन का दिमाग में लाके कि अरे यार ये तो यूनिटरी है, यहाँ तो सेंटर की चल रही है। नो, इट इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पर हमने देखा ना जीएसटी काउंसिल के अंदर स्टेट के भी सदस्य हैं, स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सेंटर के भी फाइनेंस मिनिस्टर। वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ, राइट? क्लियर, सॉर्टेड? ऐसे ही जब भी इस तरीके का कोई डाउट आए तो बिल्कुल पूछो तुरंत। ये आपका डाउट बिल्कुल जायज है, बिल्कुल अच्छा है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। इनके जो ऑथर हैं, श्रुतिका एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, मास्टर ऑफ लॉज कर रही हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से। मयंक यादव दिल्ली के लॉयर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इनके व्यूज जो है वो पर्सनल है।
बट इसमें हम लोग को जो मेनली टारगेट करना है वो सेक्शन 153A आईपीसी का और सेक्शन 295A आईपीसी का। ये क्या कहता है? हुआ ये था गाइस, डॉक्टर रतन लाल जो कि एक दलित एकेडमिशियन थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट जो है वो डाला था। इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये प्रमोट कर रहे हैं एनिमिटी और डिसहार्मनी बिटवीन रिलीजियस ग्रुप। जो रिलीजियस ग्रुप जो है, जो हम लोग को ये देखने को मिलते हैं कि धार्मिक समूह वगैरह, तो इनके बीच में दुश्मनी को बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रोवोक करता है आपस में गुटों के बीच में, धार्मिक गुटों के बीच में दुश्मनी को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो आईपीसी की धारा 153A के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो लिख लो ये वाली चीज, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 153A किससे रिलेटेड है? टू प्रमोट डिसहार्मनी और एनिमिटी बिटवीन रिलीजियस ग्रुप। अब आप मुझे ये बताएं, अब आप मुझे ये बताएं कि सरकार क्या इसके तहत फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 का दुरुपयोग नहीं कर रही? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल। भाई एक व्यक्ति अगर किसी में भी उसका इंटेंशन जो है वो ना हो, किसी रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ जो है वो कुछ कहने का, उनका इंटेंशन बिल्कुल प्योर हो, लोगों को एनलाइटन करने का हो, क्वाइट पॉसिबल, बट फिर भी वो धरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल के आर्टिकल में भी हमने इस चीज के बारे में जो है वो डिस्कस किया था, पढ़ा था कि हमारी कंट्री के अंदर आज की डेट में ये रिलीजियस मुद्दे जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इट इज अ पॉलिटिकल गेम। और गाइस देखो, यू गाइस आर ऑफिसर, यू आर नॉट कॉमन मैन। आपको चीजों को इस तरीके से नहीं देखना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको चीजों को कॉमन मैन की नजरों से नहीं देखना, आपको ऑफिसर की नजरों से चीजों को देखना है। बी इट वेरी क्लियर। और एक बात और मैं बता दूं, जब भी रिलीजन का मामला है, कानून का उपयोग करिए। रिलीजन के मामले में अपने सेंटीमेंट्स, अपने इमोशंस लिखने की किसी को कोई जरूरत नहीं तो उलझ जाओगे। आप भले ही कितनी भी अच्छी चीज लिखने की कोशिश कर रहे हो, यू नेवर नो कि सामने वाला जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके अंदर इमोशन किस टाइप के हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी रिलीजन से रिलेटेड कुछ मुद्दा आता है, तो मैंने आपको क्या बोला कि ये टॉपिक जो था वो रिलीजन से रिलेटेड था, बट मैंने आपको क्या बोला, आप ऑफिसर हैं, आप धारा बताएंगे आईपीसी की 153A, आईपीसी का 295A, आप धारा बताएंगे, आप फंडामेंटल राइट बताएंगे आर्टिकल 25, राइट। आप क्या करेंगे, आपको मेनली तुरंत रिलीजन से रिलेटेड मुद्दा आ रहा है, स्विच टुवर्ड्स प्रोसिक्यूशन, स्विच टुवर्ड्स लॉज, स्विच टुवर्ड्स लीगल प्रोसीडिंग। बात को समझना, इस चीज की गंभीरता को समझना। इवन आप ऑफिसर भी बन जाएंगे, आपको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग दी जाएगी कि रिलीजन से रिलेटेड मामला है तो आगे मत कूदो, नहीं तो मारे जाओगे, पीटे जाओगे, लिटरली मारे जाओगे, पीटे जाओगे, भले ही आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो। क्योंकि लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं। कॉमन मैन, यू गाइस आर नॉट, यू आर ब्रूटल पर्सन। आप ब्रूटल हैं, आपको सिर्फ मतलब है हमारे देश से, ह्यूमैनिटी से। हमें अगर कोई मरता हुआ देखेगा तो हमें उसका धर्म जाके नहीं पूछना है, हमें उसे बचाना है। कॉमन मैन कई बार धर्म देखकर पीछे हट जाता है। आप कॉमन मैन नहीं है, यू गाइस आर ऑफिसर। आप ड्यूटी कर रहे हो उस देश के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, धर्म के लिए ड्यूटी नहीं कर रहे हो। धर्म इज पर्सनल थिंग एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज टू सर्व इंडियन सिटीजन। और इंडियन सिटीजन मतलब इंडियन सिटीजन, कोई धर्म नहीं। क्लियर? सॉरी, ये धर्म का गेम खेलते हैं पॉलिटिशियन। यू गाइस आर नॉट पॉलिटिशियंस, यू गाइस आर ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स आप लोग। चलिए, सेक्शन 153A क्या करता है? प्रमोट करता है डिसहार्मनी और एनिमिटी रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में। और इंटेंशनली जब किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट किया जाता है तो आईपीसी की धारा 295A लगती है। इंटेंशनली मजाक उड़ा दिया गया, किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट कर दिया गया, किसी को कहते तुम्हारा धर्म तो बेकार है, तुम्हारे धर्म में तो ये चीज है, जानबूझकर उसको प्रोवोक किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, हर्ट किया जा रहा है। तो ऐसी चीजें जो हम लोग को देखने को मिलती है ये आईपीसी की 153A और 295A के तहत आती है। और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्या कह रही है भाई साहब, 2014 से सेक्शन 153 के अंदर जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें बढ़ोतरी हो गई है 458% की, 4 गुना ज्यादा जंप मार गया है लेटेस्ट रिपोर्ट में एनसीआरबी की। तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा मामले हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि
रिलीजन से रिलेटेड उठाए जा रहे हैं, लोगों को अननेसेसरली चुप करवा के जेल में बंद किया जा रहा है. These are the points. No separate data is available on section 295A. section 295A से रिलेटेड कोई सेपरेट डेटा अवेलेबल नहीं था. और 1927 में सेक्शन 153A जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था. उसके बाद डिमांड की गई कि भैया 295A को भी लाया जाए. राइट? किस पर्पस के लिए? ये रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी ने जो वो डिमांड करी कि भैया आप हमें हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं, तो इसकी एक अलग से सेक्शन जो है वो लाया जाए. राइट? इन्होंने कहा कि एक पैम्पलेट था जिसका टाइटल था रंगीला रसूल, ये पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट थे इनके फाउंडर के अगेंस्ट. तो वो चाह रहे थे कि हमारे सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है, रिलीजियस सेंटीमेंट, तो हमारा रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और कानून लाया जाए. तो फिर इन्होंने आईपीसी का 295A सेक्शन 295A जो है वो रख दिया. लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी जिस समय ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी अपना कंसर्न रेज किया, चिंता व्यक्त करी कि इसका उपयोग सरकार पूरी तरह से कर सकती है, इसका मिसयूज किया जा सकता है, जो कि आज की डेट में होता है. लोगों की आवाज को दबाने के लिए ग्राउंड ढूंढे जाते हैं कि कैसे किसी को बंद किया जाए. पावरफुल हो तो शक्ति आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी उठा के किसी भी केस में बंद कर सकते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी. बट पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना. पावर का गलत इस्तेमाल कर, देखो ये चीज आप गाइस याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे. अच्छा ही करो यार, अच्छा करोगे तो अच्छा रिटर्न होके मिलेगा. लोग कहीं ना कहीं आज की डेट में गड़बड़ करके, करप्शन करके लाखों करोड़ों रुपए तो कमा लेते हैं, बट देखना उनके घर की औलादें कैसी होती हैं, उनके घर का रिलेशन, फैमिली रिलेशन किस तरीके का होता है. सुकून से सो नहीं पाते हैं लोग. चलो नहीं, ओनली aggravated form of religious insult would attract the rigor of the provision. तो देखो क्या होता है कि कई केस में ये जुडिशरी डिसाइड करती है. जुडिशरी जो है बोलती है कि हम डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सी चीज जो है वो आपके रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रही है, या क्या स्टेटमेंट जो है वो रिलीजियस ग्रुप के बीच में झगड़े को जो है वो बढ़ावा दे रहा है, एनिमिटी को जो है वो बढ़ावा दे रहा है. वो हम डिसाइड करेंगे, वो जुडिशरी का काम है. तो जुडिशरी ने जो है वो दो तरीके निकाले कि किस तरीके से जो है वो ये करेंगे. तो ये चेक करेंगे कि भाई स्पीच और पब्लिक डिसऑर्डर के बीच में लिंक स्टैब्लिश करेंगे कि भाई आपने जो बोला उसके कारण पब्लिक डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा, पब्लिक ऑर्डर डिसमेंटल तो नहीं हो रहा. राइट? जो व्यवस्था हम लोग को, सामाजिक व्यवस्था जो देखने को मिलती है, वो कहीं खराब तो नहीं हो रही. तो उस चीज को देखा जाता है. मेजरिंग द इफेक्ट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल मैन. एक रीजनेबल मैन, आम आदमी की नजर से जो है वो देखा जाए कि किस तरीके से जो है वो चीजें देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, वो दैट जुडिशरी विल गोइंग टू डिसाइड. राइट? फिर 1927 जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ने अप्रिशिएट किए आर्ग्यूमेंट्स को कि रिलीजियस इंसल्ट गुड फेथ में अगर हो रही है तो वो ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टीयरिंग रिफॉर्म्स लाने के लिए. भाई देखो, आप अगर जैसे सती सिस्टम है, राइट, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने जब सती सिस्टम के बारे में और हमारे कुछ जो पुराने के समय पर हम लोग जो है वो कुछ ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी करते थे जो किसी न किसी के लिए बुरा होता था, उसको खत्म करने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने. तो हमने पीटा कि नहीं पीटा उनको? रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या है? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में तो लोगों को बहुत कम जानकारी है. उनको लगता है कि सिपॉय म्यूटिनी है, उनको लगता है कि ये जो इशू है मंगल पांडे पिक्चर में जो दिखाया गया था वो इशू है. नहीं, ये इशू फूटा था हर जगह. जमींदार का इशू था. ब्रिटिशर्स ने जो जो रिलीजियस, जो लोगों के जो थे ना कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उस पर जब ब्रिटिशर्स ने इंटरफियर करना शुरू किया, लोग चटके. मैंने आपको क्या बताया, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में या किसी के भी रिलीजन में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना, नहीं तो पीटे जाओगे. ब्रिटिशर्स को खुदा खुदा के मारा इन लोगों ने. तो अभी यहां पर क्या बात की गई कि कोई भी चीज अगर किसी के भी रिलीजन में अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, एंड इफ इट इज फॉर गुड सेक, अच्छे के लिए अगर वो है, तो वो ठीक रहेगा. एंड दैट विल गोइंग टू डिसाइड बाय बाय whom? बाय जुडिशरी. राइट? तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है. वेरी गुड. चलिए, क्या लिख रहे हैं? यस सर, बड़े घर के बच्चे बहुत ही खराब होते हैं. नहीं, जरूरी नहीं है अमित जी, जरूरी नहीं है कि बड़े घर के बच्चे खराब होते हैं. ये घर के अंदर किस तरीके की
तालीम दी जा रही है घर के अंदर, किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। अब घर के अंदर बाप बेटे के साथ बैठ के दारू पी रहा है, गाली गलौज चल रही है, तो वो तो गलत ही इंपैक्ट करेगा ना। कल को वो आपकी पीठ पीछे आपको गाली बकेगा, फिर देखेगा कि बाप जो है वो गड्डियां जो है वो काली पन्नी में छुपा के लेकर आ रहा है, सेम वो भी काम करेगा, फंसेगा एक दिन, है ना। तो वो एक चीज है। चलिए, बड़े आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं गलत मीन्स की। गलत मीन्स, बड़ा आदमी तो यार देखो, पैसे वाले लोग कितने अच्छे हैं भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को देखिए आप, भाई पैसा कमा रहे हैं ना अपना दिमाग लगा के, लोग करोड़ों रुपए छापते हैं। आज की डेट में तो टीचर्स भी देखिए आप, 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। वी आर वर्किंग हार्ड, अपन भी कमाएंगे, अपन 10 करोड़ रुपए का टारगेट रखेंगे, राइट। बस सपोर्ट करते रहो। चलो, तो समझ में आया आपको आर्टिकल अच्छे से पूरा, सब कुछ क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब देखिए, ये तो आपको पता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में आप जानते हैं, राइट। 13 नेशन का ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव है, यूएसए के नेतृत्व के अंदर। कल हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। इसके बस 4 पिलर याद रखो, कल भी मैंने बताया था आपको, शायद आपने लिख लिए होंगे, कल नहीं लिखे तो आज फिर से लिख लो। 4 पिलर क्या है? सप्लाई चेन रेजिलियंस, भाई सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखना है। क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन एंड करप्शन, फेयर और रेजिलियंट ट्रेड। तो ये 4 पिलर्स इसके अच्छे से जो है वो लिख लो। अगर नहीं लिखे तो वैसे कल के नोट्स में आप देख लेना, लिखनी है तो। ये रिपीटेड टॉपिक है, राइट। यही 15 नेशन का RCEP, कल भी हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था, तो आई थिंक इसकी आपको एक अच्छे से जानकारी है। एक मिनट। और बाकी अनअकैडमी से कोई भी चीज अगर आप लोग परचेज करें, तो परचेज करने के समय पर झासर कोड का जरूर यूज कर लेना। और परचेज करने के बाद एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेना, अगर कुछ और एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट होता है तो वो भी मैं आपका लगवा दूंगा। अलग से, अपार्ट फ्रॉम टोटल बिल, जितना भी अगर आपका एक्स्ट्रा होता है वो भी मैं करवा दूंगा। चलिए, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया इंडिया की आशा को, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को, और पोलियो वर्कर्स को। अफगानिस्तान, यार पोलियो वर्कर्स के साथ तो बहुत बुरा हुआ। आपको पता है क्या हुआ था? मैं आपको पहले इनके बारे में बताता हूँ। 8 वॉलेंटियर थे, पोलियो वर्कर्स थे, अफगानिस्तान गए हुए थे। 4 महिला थी, इनको गनमैन ने जो है वो मार दिया। अब देखिए, सरकार को ये आर्टिकल के अंदर ये बात की जा रही है कि सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर जितने भी हेल्थ केयर के जो लोग हैं, जो वेलफेयर के पर्पस के लिए आप इनको बाहर भेज रहे हो, यार भले ही प्राइवेट क्यों ना हो, वेलफेयर के पर्पस के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी कि वो इंश्योर करें उनके वेलफेयर को, उनकी सेफ्टी को, उनकी सिक्योरिटी को, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मारे गए बेचारे। तो ये चीज थी। और आशा के वर्कर्स को भी जो है वो सम्मानित किया गया कि उन्होंने कम्युनिटी के साथ मिलकर हेल्थ केयर सिस्टम को रूरल एरियाज में जा जाकर, आपको पता है ना कि आशा वर्कर्स रूरल एरियाज में रहकर वो क्या करती हैं? आशा वर्कर्स वो दूसरे जो कम्युनिटी है, गांव के दूसरे लोग जो हैं उनको हेल्प करती हैं, उनको बताती हैं कि आपको कैसे जो है वो मतलब हेल्थ सेफ्टी के बारे में, सैनिटेशन के बारे में। जैसे कोविड-19 के समय पर वैक्सीनेशन ड्राइव पर भी उनका बहुत मेजर रोल रहा था। तो इन्हीं के रोल को जो है वो रिकॉग्नाइज किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसको लेकर ये छोटा सा टॉपिक था, राइट। चलिए, बस इतनी चीज थी इसके अंदर। बाकी 7th पेज जो है वो ओपिनियन वाला है, उतना कुछ खास नहीं है। ये वाले पेज की बात करें टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की, तो इसमें ये देखिए, इसमें ये वाली चीज आपने पढ़ी हुई है। पहले तो अपन इसके फुटर पे देख लेते हैं कुछ चीज, हेडर पे सॉरी, कुछ चीज काम की है। तो एक्सपोर्ट में बढ़ावा हो गया है, राइट। एक्सपोर्ट जो है वो राइज हो गई, कितने नंबर से राइज हुआ है वो सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है अच्छे खासे, राइट। तो अपन ने पहले भी इस चीज के बारे में डिस्कस किया है। इंडो पैसिफिक नेशन जो है, 13 इंडो पैसिफिक नेशन है, इन्होंने कमिट किया है फ्री और फेयर ट्रेड को। तो उसके बारे में आपने अभी ऑलरेडी पढ़ाई है कि अभी जो चल ही रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, राइट। श्रीलंका की हालत जो है वो खराब हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल अरेस्टेड बाय श्रीलंकन नेवी फॉर allegedly ट्राइंग टू ट्रैवल बाय सी टू ऑस्ट्रेलिया इलीगली। अब भाई लोग भग रहे हैं क्योंकि श्रीलंका के अंदर क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, हालत खराब है श्रीलंका के अंदर लोगों की। फिर ये
ये मैरी पोल वाला, ये यूक्रेन वाला क्राइसिस, ये पहले भी आप जो है वो देख चुके हैं कि सोल्जर्स वगैरह यहाँ पर अरेस्ट हुए थे, राइट। अब आइए इस चीज पर आते हैं। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कौन सा ग्रुप है? क्वाड का ग्रुप है, राइट। तो इनकी सेकंड इन पर्सन समिट में मीटिंग इनकी हम लोग को देखने को मिली, राइट। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड के तौर पर, राइट। और क्वाड जो है ये किस लिए जो है वो बनाया गया था? इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वो कैसा रहे, वहां पर सिक्योरिटी जो है वो एनहेंस रहे, फ्री मूवमेंट रहे, तो इसके लिए ये बनाया गया था, राइट, क्वाड ग्रुप को। हालांकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा है कि टू चेक चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन, बट कभी भी इन्होंने ऑफिशियली किसी भी मीटिंग में ये नहीं कहा कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए या चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए ये ग्रुप जो है वो बना है। बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चाइना को क्या करना है? काउंटर करना है। तो इस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स का इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो हमें देखने को मिल रहा है, ये एक प्रोग्राम है, राइट, जो इस क्षेत्र में जो मौजूद जो कंट्रीज है उसको एक साथ जो है वो लेकर रखेगा। सप्लाई चेन रेजिलियंस, देखो फिर से इसके 4 पिलर्स है वो फिर से जो है वो आ गए हैं। तो इसलिए 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि बार बार अलग आर्टिकल में 4 पिलर का जिक्र तो किया ही जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा, ये पता नहीं क्यों थोड़ा सा हैंग हो गया है। जब तक ये बताओ कि 2022 में कौन अपीयर हो रहा है, 2022 में कौन अपीयर हो रहा है। और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पर ये लेक्चर देख रहे हैं गाइस, अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पर ही देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सुबह 9 बजे आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बाद में शाम से पहले पहले तो अपलोड हो ही जाता है ये लेक्चर, राइट। बाकी ट्राई किया करो, इसको एक क्लास की तरह लो, सुबह ही सुबह 9 बजे जो है वो अटेंड करने की कोशिश किया करो, क्योंकि लाइव लेक्चर लेने का फायदा ये रहता है कि एटलीस्ट आप पूरा अपना 1 घंटा जो है वो प्रॉपरली डेडिकेट करते हैं। रिंकी जी 2023 में जो है वो अपीयर हो रहा है। चलो सही है, जो स्टूडेंट 2022 में भी होने वाले हैं तो बिल्कुल अपने रिवीजन को बहुत अच्छा रखिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था, ये 4 पिलर तो आप बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड एक चीज और आ गई है सामने। सो पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, 3200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 800 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर जो पुरी के अंदर है, ओडिशा के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको रीडेवलप करना है, उसको अच्छा करना है, राइट। अब हुआ ये है कि फरवरी के अंदर की खुदाई वगैरह जो है वो शुरू हुई, जिसके तहत बताया जा रहा था कि जो पब्लिक एमिनिटीज होती है ना, पब्लिक के सामान जैसे टॉयलेट हुए, मार्केट हुआ, होटल्स वगैरह हुए, तब इन सब चीजों को बनाने के लिए जब काम जो है वो करना शुरू किया गया, तो इसमें कहा गया अथॉरिटीज के द्वारा कि यार बड़ी बड़ी मशीन का उपयोग नहीं करना है खुदाई के लिए, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी मशीन का उपयोग किया जाएगा तो हो सकता है कि जो इतना पुराना जो मंदिर है वो धंस जाए, उसकी कुछ चीजें जो है वो टूट टूट जाए, बिगड़ जाए, क्रैक आ जाए उसमें। फिर इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यही चीज जो है वो कही कि नहीं यार, अपन इस प्रकार से खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी वगैरह अगर वहां से हटाई जाएंगी, रिमूव की जाएंगी, तो जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं हेरिटेज साइट के, राइट। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बस बेसिक सी, कि ये प्रोजेक्ट हम लोग को ओडिशा के अंदर चल रहा है। अब देखिए गाइस, ये टर्म ग्लास क्लिफ का है, वैसे शायद आपसे पूछे ना, बट प्रीलिम्स पूछ भी सकता है ग्लास क्लिफ। और इसका मैं चाहूंगा कि यार इसको अंडरलाइन करो, इसका मेंस में जरूर उपयोग करना, मेंस में, क्योंकि आप जानते हैं मेंस में वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनेगा, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, वुमेन के जो इश्यूज हैं, आपका सिलेबस है वुमेन के इश्यूज के बारे में जो है वो आपको लिखना है, पढ़ना है। वुमेन से जुड़े इश्यूज है बकायदा आपके सिलेबस जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में आपको मिलेंगे ये सब इश्यूज। अब देखिए सुनिए ध्यान से, ग्लास क्लिफ है क्या? ये जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर, तो इन्होंने जो है वो ये टर्म लेकर आए ग्लास क्लिफ। इन्होंने स्टडी किया कि किस प्रकार से मेन और वुमेन के प्रमोशन को लेकर डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है, महिलाओं के प्रमोशन को लेकर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, कि महिलाओं और पुरुषों के प्रमोशन को के बीच में क्या गैप है, क्या अंतर है, राइट। तो उन्होंने ये पाया वुमेन वर मोर लाइकली, बहुत ध्यान सुनना है इस स्टेटमेंट को, वुमेन वर मोर लाइकली टू बी प्रमोटेड टू हायर पोजीशन व्हेन द कंपनी वाज परफॉर्मिंग पुअरली। अब एक व्यक्ति जब इसको सुनेगा तो उसके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि अरे वाह यार, महिलाओं को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, तो महिलाओं को प्रमोट कर दिया जा रहा है, बिकॉज वी 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 आर थिंकिंग कि हाँ ये महिला जो है वो इस कंपनी को जो है वो लॉस से प्रॉफिट में जो है वो ला सकती है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ग्लास क्लिफ का टर्म जो है वो इसलिए उपयोग में लाया जा रहा है कि महिलाओं को जो है वो उस समय पर पोजीशन पर बढ़ा दो जिस समय कंपनी लॉस में चल रही है, जिसके लिए अगर कुछ सवाल उठे कि कंपनी लॉस में क्यों गई है, तो
बिल जो है वो फाड़ दिया जाए महिला के ऊपर। वुमेन वर सेट अप फॉर द फेलियर, वुमेन को सेटअप किया जा रहा है फेलियर के लिए। देखिए, ब्लेम किया जाए उनको, बिल्कुल सही। ग्लास क्लिफ, ये टर्म यूज करना आप, ग्लास क्लिफ। तो आप ये भी लिख सकते हो मेंस के अंदर कि ग्लास क्लिफ की जो आइडियोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें खत्म करना है। ये स्टेटमेंट लिखो पहले आप, फिर नीचे लिख दो ग्लास क्लिफ को, समझा दो कि ग्लास क्लिफ होता क्या है। सिंपल सी चीज लिखी है कि ब्लेम किया जाता है जब, मतलब इस प्रकार से ये पूरी की पूरी लाइन लिख देना कि जब भी कोई कंपनी लॉस में जाती है, पुअरली परफॉर्म करती है, तो महिलाओं को प्रमोट किया जाता है, और इसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है कि महिला के ऊपर ब्लेम करना, जो बिल जो है वो फाड़ना महिलाओं के ऊपर। तो ये एक चीज है, ये लिख दोगे तो कितना बढ़िया आपका आंसर बनेगा। 3-4 लाइन तो आपके आंसर में आ जाएगी, और आपका एक आंसर जो है वो लगेगा भी कि हाँ यार, आपको पता है चीजों के बारे में। और कॉन्सेप्ट ग्लास क्लिफ कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ग्लास क्लिफ एक फिनोमिना है जो रीइंफोर्स करता है स्टीरियोटाइप्स को अबाउट वुमेन नॉट बीइंग द आइडियल इन लीडरशिप पोजीशन। मतलब यही चीज, ये थिंकिंग कि महिला जो है वो लीडर बनने के लायक नहीं है, तो इसको जो है वो, इस फिनोमिना को जो है वो दोबारा से जो है वो आगे बढ़ाता है। व्हेन द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस अकर, और जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन होती है तो वुमेन को प्रेफर कर दिया जाता है मेन के ऊपर। और ये जो थिंक क्राइसिस थिंक फीमेल थ्योरी है, ये वाली चीज भी अंडरलाइन करो। थिंक क्राइसिस थिंक फीमेल थ्योरी, ये भी लिख लो, थिंक क्राइसिस थिंक फीमेल। मतलब जब भी क्राइसिस के बारे में सोचा जा रहा है, तो उसी समय महिला को आगे बढ़ा दिया जाता है कि बलि किसकी चढ़ानी, महिला की चढ़ा दो। ये देखो, इस तरीके की तो थ्योरी है भाई। मतलब सक्सेस चाहिए तो ये मैन को चाहिए, और फेलियर के लिए महिला के ऊपर जो है वो थोप दी जाती है चीजें। ये तो गलत है यार। इस प्रकार की सोसाइटी से ये जो थिंकिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग को खत्म करना है पूरी तरह से, राइट। चलिए, जब वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज आता है उसमें ये चीज लिखोगे तो मजा ही आ जाना आप लोगों को। फिर ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए काम के हैं, बस वो भी नहीं उतना ज्यादा। क्वीन विक्टोरिया जो है वो गद्दी पर कब आई थी, तो जून 1837 में, 18 साल की उम्र जैसी उनकी हुई थी उसके 4 हफ्ते बाद। और इसके अलावा स्टेट कैपिटल कौन सी है जहां पर विक्टोरिया पब्लिक हॉल है, तो विक्टोरिया पब्लिक हॉल चेन्नई में है। बस इतनी चीज ध्यान में रखिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पेज 1 के अंदर, हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने जो है वो सनफ्लावर सोया ऑयल, जो एडिबल ऑयल, जो खाने के जो तेल होते हैं ना, तो उससे इन्होंने जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी को जो है वो कम कर दिया। और इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने के पीछे की मेन वजह जो है वो क्या थी, जो बढ़ता हुआ जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है, उसको जो है वो रिड्यूस करना था, महंगाई को जो है वो कंट्रोल में लाना था। तो इसलिए जो है ये किया गया, बिल्कुल। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी फ्रंट पेज के अंदर जो चीज थी वही यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है, उसको हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और कुछ खास काम का नहीं है। अमृतसर सिटी में सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1-2 दिन में ये टॉपिक आएगा, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो 30th एनिवर्सरी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो उससे पहले कुछ थ्रेट्स आ रहे थे, तो इसलिए अभी वहां पर अमृतसर सिटी में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। G23 ये क्या है? G23 को मुझे बता सकता है G23 क्या है? अगर नहीं पता तो लिख लेना आगे। G23 कांग्रेस के वो मेंबर जो कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, वो G23 का ग्रुप है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, G23 कांग्रेस में रिफॉर्म लाने वाले मेंबर्स। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में तो काफी डिटेल में आप लोग को ऑलरेडी पता ही हुआ है पूरी चीज, तो ये पॉलिटिकल न्यूज थी इसके अंदर। अब देखिए, ये वाला टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 60% ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो है वो की जाएगी 2023 तक। एटलीस्ट 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट किए जाएंगे और रिसाइकल किए जाएंगे 2023 तक। और टारगेट है इसे 60% से बढ़ाकर 70% करना 2024 में, और 70 से 80% करना 2025 में। बात समझ में आएगी आपको कि ये क्या बोल बात करने की कोशिश की जा रही है। एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये कहा गया कि जितनी भी कंपनीज हैं, मोबाइल की कंपनी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कंपनी, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। देखिए, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको हम लोग बोलते हैं। ये टर्म जो है वो कौन सा टर्म है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लिख लीजिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चर किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, उस प्रोडक्ट को उसे वापस कलेक्ट करना है और रिसाइकल करना है। तो ये रिसाइकलिंग पर हम लोग अब ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और कुछ फैक्ट्स इसके अंदर जो है वो सामने आए हैं, जैसे कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 का कहना है कि इंडिया जनरेट करती है, फैक्ट लिख लो, ये फैक्ट काम का है,
कि इंडिया जनरेट करती है लगभग 2 मिलियन टन ई वेस्ट हर साल। कितना? 2 मिलियन टन ई वेस्ट हर साल इंडिया जनरेट करती है। और इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद 5वीं पोजीशन पर आती है इंडिया, इतनी भारी मात्रा में ई वेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये फैक्ट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया के अंदर ई वेस्ट जो कलेक्ट किया जाता है वो इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा कलेक्ट और रिसाइकल किया जाता है बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के। और इसी के कारण काफी सारे लोग जो हैं वो जब ई वेस्ट को डिसमेंटल करते हैं तो काफी सारी बीमारियों से जूझ जाते हैं, काफी सारी परेशानियां उनको होने लगती हैं, राइट? क्योंकि ये इसके अंदर हजार्डस केमिकल होता है, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, राइट? जिसका लगातार जो है वो जिसके कांटेक्ट में आने से जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, क्योंकि बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के उन वो जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, रिसाइकलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। समझ में आई बात है? तो ये चीजें मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला फैक्ट आपने लिख लिया होगा। बाकी इसकी बात करते हैं हम लोग। तो एक और एप्लीकेशन, एक नई एप्लीकेशन तैयार कर दी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम के अंडर एक नई ऐप को जो है वो लॉन्च किया है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा मोबाइल ऐप। आभा मोबाइल ऐप याद रखना, आभा मोबाइल ऐप जो है वो एनएचए के द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लाई गई। ये ऐप जो है वो बताएगी आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स के बारे में, पूरी मेंटेन करेगी पूरी चीजें। इससे पहले भी, हालांकि इससे पहले भी एनडीएचएम हेल्थ रिकॉर्ड ऐप जो है वो लाई गई थी, हेल्थ रिकॉर्ड ऐप एप्लीकेशन। अब इसका जो अपग्रेडेड फॉर्म जो है वो आभा मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें आप खुद ब खुद भी अपने हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो डाल सकते हैं, राइट? जो भी डॉक्टर का वो कंसल्टेशन वगैरह वो सब कुछ। सेंटर ने लॉन्च किया है एनुअल सैनिटेशन सर्वे सिटीज के लिए, राइट? एनुअल सैनिटेशन सर्वे। और थीम जो है वो वेस्ट टू वेल्थ है। क्या है? वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये 8वां एडिशन है नेशनल सर्वे का, सिटीज के क्लीनलीनेस के ऊपर। तो अभी ये सर्वे शुरू हुआ है, जब ये सर्वे का रिजल्ट आएगा तब हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको बताएगा इसकी, बताओ जरा, जो एयर इंडिया जो है उसको किसने जो है वो टेक ओवर किया है? कौन सी कंपनी ने? अरे भैया टाटा, टाटा ने, टाटा की थी ना एयर इंडिया पहले, फिर नेशनलाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर टाटा के पास आ गई एयर इंडिया। तो अभी हो क्या रहा है कि एयर इंडिया जो कंपनी है तो यहाँ पर बहुत समय से बंद पड़ी हुई है, क्योंकि सरकार जो है वो इसको वो करना चाह रही थी, राइट? डिसइन्वेस्टमेंट इसका करना चाह रही थी, जिसके कारण बहुत समय से ये खराब, मतलब रखी रखी हुई थी ऐसी। तो इनकी सीटें वीटें जो है वो खराब हो गई थी, लोगों ने कंप्लेन जो है वो करना शुरू किया। तो डीजीसीए ने जो है वो कहा कि भैया जल्दी जल्दी ये सब प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व करिए। तो इसको लेकर बस एक छोटा सा टॉपिक था और कुछ नहीं है ये। अब देखिए, अयोध्या के अंदर राम मंदिर जो है वो बन रहा है, तो इसके अंदर पिंक सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेन जो विषय है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है, देखो हिल, पिंक सैंड स्टोन जो है वो कहां से लाई जा रही है ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बंसी पहाड़पुर एरिया कहां पर है, या फिर पहाड़ी जो है बंसी पहाड़पुर पहाड़ी जो है वो कहां पर है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। यहीं से ही ये जो गुलाबी बलुआ पत्थर जो है, पिंक सैंडस्टोन जो है वो निकाल कर लाया जा रहा है मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए, अयोध्या में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके अलावा व्हाइट मार्बल भी जो है वो लाए जा रहे हैं मकराना हिल्स राजस्थान के। तो देखो मकराना हिल्स पूछ सकते हैं, मकराना लिख लेना, मकराना हिल्स कहां पर है? राजस्थान में। ये पहाड़ी जो है वो कहां पर है? राजस्थान में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। और व्हाइट मार्बल जो मकराना हिल्स से राजस्थान से लाए जाएंगे तो वो गर्भगृह में इस्तेमाल। गर्भगृह क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, गर्भगृह। तो जहां पर भगवान रहते हैं उस जगह को गर्भगृह कहते हैं, राइट? कहां पर? जहां पर भगवान निवास करते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है? चलिए, और एक और चीज थी जो हम लोग को छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल देखने को मिल रहे हैं, वो गए थे अभी दंतेश्वरी मंदिर में। तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि दंतेश्वरी मंदिर जो है वो कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। 14वीं सेंचुरी पुराना ये मंदिर है, 14वीं सेंचुरी का मंदिर है दंतेश्वरी मंदिर। बस इतनी सी चीज इसके अंदर ध्यान रखिए। और कहीं देखो लगातार ये केस जो है वो सामने आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आग लग गई, आग लगी। देखिए अगेन फिर से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आग लग गई, उससे रिलेटेड ये केस था। तो ये चीज आप मेंस में जरूर उपयोग कर सकते हैं
कि हम आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट तो कर रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेफ्टी पर जो है वो ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो है वो लगातार आग के केसेस जो है वो कंटिन्यूअसली नजर आए हैं, बार बार नजर आए हैं, राइट। तो पहले भी मेरे ख्याल से स्पेशल क्लास में हम इसको कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और जिंगजियांग प्रोविंस कहाँ की है, बता सकते हो आप मुझे, क्या इशू है जिंगजियांग प्रोविंस का? कोई मुझे बता सकता है कि जिंगजियांग प्रोविंस कहाँ की है और क्या मुद्दा है, क्या इशू है जिंगजियांग प्रोविंस का? तो चाइना की है। गुड। क्या इशू है? उइघुर मुस्लिम्स को लेकर इशू है। चाइना ने वहां पर उइघुर मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी पॉपुलेशन को जो है वहां पर कैद करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, बंदी बना के रखा हुआ है, राइट। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी, दैट्स व्हाई ये टॉपिक था। बाकी उइघुर मुस्लिम्स के बारे में पूरी चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि उसकी पॉलिसी ताइवान को लेकर बिल्कुल भी बदलेगी नहीं, एज इट इज रहेगी, मतलब कि ताइवान को ये सपोर्ट करेगा कंटिन्यूअसली, राइट। और इसके अलावा देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वाड की मीटिंग चल रही थी, और उसी मीटिंग के दौरान चाइनीज और रशियन जेट्स जो है वो क्वाड की मीटिंग जहां पे हो रही थी उसी के पास से जो है वो निकले थे। हरकत करते हैं लोग। अब श्रीलंका के अंदर क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है। अब श्रीलंका को जो है वो एक्स्ट्रा 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो चाहिए इंडिया से लोन के तौर पर, तेल के लिए, फ्यूल के लिए। इंडिया ने ऑलरेडी जो है वो 700 मिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो करी, एक्सटेंड करी है श्रीलंका के लिए, राइट। तो श्रीलंका की स्थिति अभी आज की डेट में काफी ज्यादा बेकार है। अभी देखिए, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर चल रही है, तो उस समय हमारे इंडिया के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने कहा है कि इतनी महंगाई जो है, जैसे तेल का जो एक बैरल है वो 110 यूएस डॉलर का जो है वो पड़ रहा है, राइट। तो ये बिल्कुल भी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट। तो ये चीज इन्होंने जो है वो कही, तो उसको लेकर एक छोटी सी बात थी जो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है अभी आज की डेट में। और एक्सपोर्ट जो है हमारे बढ़ गए, जिसके बारे में पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। तो चलिए, ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, काफी सारी चीजों के बारे में। एक और चीज है बस इंपॉर्टेंट आप लोग को ध्यान में रखने वाली, वो ये है, जैसे कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, क्या ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है वो कहां पर लॉन्च हुआ है? तो ओडिशा के अंदर। और ये प्रोग्राम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। और ये ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये बेसिकली ओडिशा के अंदर जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो लाया गया है। ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा इनिशियली 90 स्कूल में, राउरकेला और भुवनेश्वर में, राइट। 32,000 बच्चों को इसके अंदर जो है वो अभी टारगेट किया गया है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है छोटा सा बस, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बाकी जो भी स्टूडेंट हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने का हमारा कोर्स है, राइट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और अगर आप स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये 12 महीने के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस 1 2 3 4 पूरी तरह से आपको इसमें अच्छे से कवर करवाया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन होगी, करंट अफेयर्स के साथ, करंट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। बाइलिंगुअल कोर्स होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में कोर्स है। सभी के सभी नोट्स क्लास में अवेलेबल कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और इस पूरे कोर्स में मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, मैं। तो ये जैसे आप ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मेरे सुनते हैं, तो उसमें अगर आपको मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स की जो लेक्चर है वो डेमो, स्टूडेंट से डेमो मांगते हैं, तो ये डेमो है आपका, राइट। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मैं साइन ऑफ करता हूं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चलिए, अब मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।